हेलो एवरीवन। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम जो हमारा शीट मैंने दिया था आपको उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट शीट मैंने दे दिया आपको ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने अभी तक पढ़ा है, बोर मॉडल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एचईएस, है ना। तो इस सब के बेसिस पे और बेसिक्स जो था उन सब के बेसिस पे एक पेपर बनाया गया था, उसका मैं अभी डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो नियरली 20-25 मिनट्स लगेंगे एंड वील डिस्कस 4-5 क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और मैं डिफिकल्टी रेट भी करता रहूँगा जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स में करा था, और सारे चैप्टर्स में ऐसे होते रहेंगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम बेसिक्स। हमने जो बेसिक्स डिस्कस करे थे 5 आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड आइसोस्टर्स। ठीक है, तो मैंने 4 स्पीशीज दिए थे, P, Q, R एंड S। A1, Z1, A2, Z2, A3, Z3। आपको पता है ना, X, A, Z, this is the notation. A4Z, where A1, A2, A3, A4 are different values obviously, and they are the atomic masses. Z1, Z2, Z3, Z4 are the atomic number. ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा था इसमें वो था कि P और Q के बीच में आप कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं वो बताइए। तो देखिए कैसे बताते हैं। यहाँ पर हालांकि Z, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, वेट, यहाँ पर Z1 ही मैंने दिया था ना, देख लीजिए उस हिसाब से आप। वेट, Z1, Z2 एंड Z, ऐसा था सवाल। P और Q के बीच में हमें रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन बताना है, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 में से ही बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे वो मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, P और Q में एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या बन पाएगा, आइसोटोप्स, आइसोटोप बन जाएगा। और भी अभी 2 और बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, सिंस हमने सारे स्पीशीज को एलिमेंट रखा है तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल जब है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ यू कैन से प्रोटॉन्स वो बराबर होंगे, तब न्यूट्रल स्पीशीज में तो बराबर होते हैं। तो इसमें भी Z1 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी Z1 इलेक्ट्रॉन्स, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ठीक, अब एक और चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना। और तीसरा भी होगा, दैट इज आइसोस्टर्स, क्योंकि ये तो होना ही है। आप एटॉमिसिटी के हिसाब से देख लो, यहाँ पर कोई मैंने आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया नहीं है, दोनों ही मोनोएटॉमिक है, एक ही एटम है दोनों में। ठीक है, दैट्स व्हाई एटॉमिसिटी इज सेम, सो हेंस आइसोस्टर्स। फर्स्ट पार्ट हमारा डिस्कस हो चुका है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट वाज कि Q and R आर आइसोटोन्स टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन करके पूछा गया, कि वहाँ पर डायरेक्ट बोला गया था रिलेशन बताइए, यहाँ पर कहा गया कि Q और R अगर आइसोटोन है, A2 Z1 A3 Z2 इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। ये इजी क्वेश्चन था। Q और R है अगर, ठीक है, और मैंने A2 Z1 दिया है और ये A3 Z2 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, आइसोटोन्स, Q और R आइसोटोन्स है। ठीक है, तो आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर सेम। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A2 माइनस Z1 और A3 माइनस, हो गया, यही था रिलेशन इसको लिखना। इसी को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ए वाले फैक्टर को एक साइड कर दीजिए, Z वाले को एक साइड कर दीजिए, Z1 माइनस Z2, इधर A2 माइनस Z2। तो ये था। थर्ड पार्ट जो था वो फर्स्ट ही पार्ट जैसा है, थोड़ा सा थर्ड पार्ट में घुमाया गया है, बट है वो आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है। ठीक है, इफ R and S आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको R और S को आइसोइलेक्ट्रॉनिक दे दिया है। R अगर मान लीजिए Z, मतलब आप देखिए क्वेश्चंस का किस तरह से फ्रेम्ड है क्वेश्चन, कि आपका अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आपका क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। इस हिसाब से हमने क्वेश्चंस को बनाया है। तो R और S अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो Z2 और Z3 बराबर होगा, इतना तो आप कह ही सकते हैं। जब Z2 Z3 बराबर हो गया
तो ये एक आइसोटोप का कंडीशन बन जाना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑलरेडी है, आइसोटोप बन गया। और क्या बन सकता है? अच्छा, आइसो क्या बोलते हैं, टोन क्यों नहीं, आइसोटोन्स क्यों नहीं बन सकते? A3 और A4 अलग अलग, A3 और A4 अगर सेम हो जाएंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हमने क्वेश्चन में लिखा है कि रिस्पेक्टिवली एटॉमिक मासेस है, तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर वो केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो जबरदस्ती का बनाने की जरूरत नहीं है। और आइसोस्टर्स तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो एटॉमिसिटी सेम है, एटॉमिसिटी सेम। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का डिफिकल्टी अगर मैं रेट करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस के लिए, ठीक है। डिफिकल्टी जितना मैं देख पा रहा हूँ, इट इज इजी टू मॉडरेट। कुछ कुछ सवाल हैं जो थोड़े लेंदी हैं, इसलिए वो कठिन हो गए, ठीक है। बट क्योंकि लेंदी होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो आप बना नहीं पाएंगे, तो वो ऑलरेडी वो एक टफ वाली कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट के केस में ये आ जाना है। डिफिकल्टी अगर मैं आउट ऑफ 10 रेट करूँ, सिंस क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था और आपको आइसोस्टर्स ज़्यादातर लोग मिस करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कुछ मिस करते हैं, ठीक है। तो उन सबको अगर मैं कंसीडर करूँ, आइसोटोप मैक्सिमम फर्स्ट आंसर आपने ज़्यादातर लिखा होगा, ज़्यादातर बच्चों ने, अगर मैं 100 में से पकड़ूँ 90 स्टूडेंट्स, 10 ने तो मान लो अटेम्प्ट ही नहीं, पढ़ा ही नहीं होगा, 90 स्टूडेंट्स ने आइसोटोप सिर्फ लिखा होगा, ठीक है। और आइसोटोप के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखने वाले फिर और कम हो जाएंगे, और साथ में वो तीसरा वाला तो बहुत कम लिखे होंगे, ठीक है। डिफिकल्टी स्टिल है, अच्छा सवाल है, 5 on 10 तो देना बनता है, ठीक है। 5 on 10 डिफिकल्टी देना बनता है, ठीक है। अब एग्जाम के हिसाब से हम देख लें, चलिए मेंस में बात कर लेता हूँ, एडवांस में बात कर लेता हूँ, नीट में बात कर लेता हूँ। हालांकि इतने ही से क्लियर हो जाता है, बट स्टिल ये एडवांस में ही इजी प्रॉब्लम कंसीडर होगा। जी मेन में आप ऑर्डर तक कर लीजिए, नीट के लिए तो इजी टू मॉडरेट, या फिर मॉडरेट भी ले सकते हो, क्योंकि क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है और एक ही साथ हमने 5 कॉन्सेप्ट मतलब सारे ही यूज करवा दिए, मॉडरेट में काउंट। Overall difficulty was easy to moderate. Next, question number 2. It was good question. अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर 2, और कैलकुलेटिव थोड़ा था, थोड़ा सा आपको पता होना था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और फिर आप उस पर कमेंट कर पाते जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो एक क्वांटिटी अल्फा डिफाइन मैंने करा था, टी का पावर 4, ओमेगा का पावर 3 ओवर सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर 5 एंड के का पावर 6। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्मार्टली खेलना है, रादर देन अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। कैसे स्मार्टली खेलना है, टी का पावर 4। अब फ्रीक्वेंसी का देखिए क्या होता है, 2 पाई नहीं होता, तो 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। हमें देखिए, आप एट द एंड ऑफ द डे में क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है इसका, ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन निकालना है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन और जेड का निकालना है, ठीक है। तो हम जो है वो 2 पाई का फैक्टर वो सब इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट हम प्रोपोर्शनलिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है, तो 1 बाई टी पावर 3 आ गया। ओवर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर, तो बी का पावर 10 बाई आर का पावर 5, ऐसा ही होगा अगर हम सही हैं यहाँ तक, ठीक। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो बी का पावर 12, ठीक। अच्छा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू है, इसको अल्फा मत समझिएगा। अरे यार स्लाइड गायब हो गई, चलिए कोई बात, जहाँ तक उसमें देखा था उससे आगे देख लेते हैं। सिस्टम का इशू आ रहा है, देखिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कर रहे हैं ना, 1 बाई टी का पावर 3
v का पावर 10 बाय r का पावर 5 हाफ एम वी स्क्वायर, m को हटाइए, v के साथ आ जाइए 12। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये t गया, t r का पावर 5 ओवर v का पावर 22, 2 पाई r बाई वी, r बाई वी कर दीजिए, r 5 कर दीजिए, और यहाँ भी v 23 हो जाएगा, 22 और 1 23, r का पावर 6 बाई v का पावर 23, r का पावर 6 बाई v का पावर 23, n का पावर 12, ठीक है, बाई z का पावर 6, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी चला रहा हूँ तो z का पावर 23 बाई n का पावर 23। कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है, आई थिंक, देखता हूँ मैं रुकिए। या फिर सही सही लग रहा है। चलिए यही है। तो यहाँ पर देखिए z कांस्टेंट मान लिया है, तो अब z को भी उड़ा दीजिए, डायरेक्ट n के साथ आ जाइए, n इंटू n का पावर 45 आ गया। ठीक है, मैंने तो ग्राफ भी कह दिया था इसका बनाने में, मेरे को ये डर लग रहा था कि n का पावर 50 पे चला गया तो फिर तो ऐसे भी इतने भी बनाने भी पंगा है। n का पावर 45 आ गया। ठीक है, तो डिपेंडेंसी तो हमने निकाल ली, z पे भी निकालना है डिपेंडेंसी अगर, तो क्योंकि ग्राफ तो बनाना है z को कांस्टेंट मान के, बट यहाँ पर z पे डिपेंडेंसी भी दिखानी है, तो z का पावर 38 आ जाएगा, 29। ठीक है, तो आई थिंक सही है यहाँ पर 23 12, ओके 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 35 आ गया, 5 नहीं है 35 आ गया, 29 तो सही है, 29 34, ठीक है। तो ये आपका होगा इसमें, और इसका ग्राफ जो बनेगा वो अल्फा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 35। धीरे धीरे बनाते रहिए, बन जाएगा ग्राफ, बट ऐसे आपको डिपिक्ट करने मैंने बोला था तो इतना भी हो गया, एक बार ऐसा इतना भी डाल दिया ना, n की वैल्यू 1 डालोगे तो अल्फा 1 आएगा, n की वैल्यू 2 डाल रहे हो तो अल्फा तो भाई एकदम खतरनाक ही लेवल पे जा रहा है, n को 0 डालोगे तो अल्फा 0 आएगा, ऐसा करके बहुत अजीब ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, इसलिए मैंने कहा था कि कैलकुलेशन वाइज भी और थोड़ा सा समझने वाइज भी, क्योंकि आप देखो ना, आप n इक्वल्स टू 1 डालोगे तो अल्फा 1 आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 डालोगे तो अल्फा कितने पे जा रहा है, 2 पावर 35 आ रही है, कैन यू इमेजिन, 2 पावर 35 जा रहा है, तो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा हो गया, तो इसके लिए बात नहीं, दूसरा करते हैं। आई थिंक ये समझ में तो आ गया होगा कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कि अगर हमारे पास मल्टी पैरामीटर बेस्ड आ जाए तो हम उसको इस तरह से मैनिपुलेट करके प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसका डिफिकल्टी रेट कर देता हूँ, डिफिकल्टी 7 8 कितना दें इसको, 7.5 रेंज, 8 on 10। यस, इट वाज मॉडरेट टू टफ, in mains it is considered as tough, and meat also tough. Advanced we can consider it moderate to moderate plus, हल्का सा moderate से। थर्ड क्वेश्चन, काफी, ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना, इसमें भी मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट यूज करवा दिए हैं ना, आपको स्पेक्ट्रल लाइंस आने चाहिए, उनका रीजन याद होना चाहिए, काफी चीजें हैं। मल्टीपल आंसर्स मेरे क्वेश्चंस में कहीं मल्टीपल आंसर्स भी पॉसिबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्वेश्चंस को देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, वेवलेंथ दिए थे, रेंज दिया हुआ था, ग्रेटर देन स्मॉल लेस देन और इक्वल टू वाला, और आपको नेम ऑफ द सीरीज गेस करना था। ठीक है, पहला जो है इसमें
वो है ग्रेटर देन 700 नैनोमीटर। एक बार मैं EM स्पेक्ट्रम आपको रिवाइज करा देता हूँ यहीं पे। RAMINVUXGI, ये विजिबल रेंज होता है, ये रेडियो वेव कहलाया, माइक्रोवेव कहलाया, ठीक है। अब देखिए रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ इंफ्रारेड है, यहाँ पर रेड आ जाता है, यहाँ पर वायलेट आ जाता है, लैम्डा यहाँ पर डिक्रीज होता है। जब 700 नैनोमीटर की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये 700 नैनोमीटर होता है, विजिबल का तो आई थिंक याद रहता ही है। 700 से ऊपर जा रहे हैं तो इंफ्रारेड रीजन में हम जा पा रहे हैं, ठीक है। इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड चले गए, है ना। फार इंफ्रारेड माने माइक्रोवेव हो गया, और भी इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे होते हैं, ये तो एक जनरलाइज्ड ये स्पेक्ट्रम है जो याद करना रहता है। इंफ्रारेड वाले रीजन में हो गया तो लाइमन, बामर और पाशन, पाशन से हमारा शुरू होगा और 3 4 5 सारे ले लेंगे। सिर्फ पाशन पाशन भी लिखा है तो भी सही है, आगे ब्रैकेट एंड डिफरेंट भी आ जाना है, तीनों ही आ जाने हैं, और भी अगर आगे के होंगे तो वो सारे भी आ जाएंगे, क्योंकि 700 से ऊपर मतलब बस इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड जो इसका पार्ट था दैट वाज लेस देन 400 नैनोमीटर, उसी स्पेक्ट्रम को देखिएगा, लेस देन 400 नैनोमीटर आपको दिखेगा यूवी रीजन में। तो पॉसिबिलिटी है कि नाम अगर गेस करना है लाइमन सीरीज गेस कर लेंगे। तीसरा 600 नैनोमीटर, दोनों के बीच में आ गया, विजिबल रीजन में आ गया, बामर आ गया, ठीक। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन एक बार और एक और चीज पूछ रहा है आपको, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी फॉर्मूला बेस्ड। 6th एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट आई थिंक पता होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड वन है 3, ऐसे कर, ठीक है। ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल्स टू 1, तो बेसिक होता है, पता होगा। हालांकि ये चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस उसमें कर लेंगे, टेबल में कर लेंगे, ठीक है। हालांकि बेसिक पता होता है, इसलिए मैंने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद आपका 6th एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड सीरीज, थर्ड सीरीज मतलब जो हम थर्ड क्वेश्चन में दिए थे दैट इज बामर, बामर n इज इक्वल्स टू 2। जो आपका नेक्स्ट इसमें पार्ट है वो है कि n इज इक्वल्स टू 6 एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 7 से n इज इक्वल्स टू 2 पे कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, फॉर्मूला लगाइए फटाक से। 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 बाई 2, 15 आ गया, ठीक है, 15 आ गया। तो 15 स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पर ऑब्जर्व, ठीक है। आज ये डिफिकल्टी रेट कर देते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। डिफिकल्टी इसकी मॉडरेट थी, रेटिंग करना होगा तो 7 करेंगे, लगे 6 कर लेते हैं इसको, 7 थोड़ा सा ज़्यादा, इसके ज़्यादा भाव नहीं देना, 6 ठीक है। जी मेंस के हिसाब से मॉडरेट, और जेई मेन और नीट का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ना, जब तक मैथमेटिक्स नहीं घुसाया मैंने ज़्यादा, तक सेम जाएगा। और एडवांस के हिसाब से बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी करके आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और फिर आपको कैलकुलेट करवा रहे हैं हम इसमें, थोड़ा सा मतलब मेहनत ज़्यादा लग रही है इसमें। तो ए जो है आपका वो है कि कितने स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगे, फॉर्म होंगे जब हम ट्रांजिशन करवाएंगे 6 एक्साइटेड स्टेट यानी n इज इक्वल्स टू 7 से, ठीक है, फॉर विच टू दैट एक्साइटेड स्टेट फॉर विच मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए 1 का डिफरेंस होगा, तो n इज इक्वल्स टू 7 से n इज इक्वल्स टू 8 पे करिए, यानी वो 8 हो गया 7th एक्साइटेड स्टेट, या फिर n इज इक्वल्स टू 6 से 7 का होगा। आप दोनों में से किसी भी केस से निकालेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस की वैल्यू सेम ही आएगी। अगर डिफरेंट आती तो हम कहते कि अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग दो आंसर्स बनेंगे, बट स्पेक्ट्रल लाइंस अगर आप कैलकुलेट करते हैं 8 से 7 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 7 से 6 के लिए भी कर सकते हैं। एक को मतलब ऑब्वियसली 6 से 7 मानिए, 8 से मतलब ऐसे मानिए, n1 n2 मानना होगा तो ये n2 होगा, ये n1 होगा, ये n2 होगा, ऑब्वियसली n2 ग्रेटर देन n1 है, ठीक है, तभी फॉर्मूला लगा, नेगेटिव में आ जाएगा आंसर,
ठीक है, यही है 7 माइनस सिक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू 7 माइनस सिक्स, वही आ गया 7 माइनस सिक्स इंटू 7 माइनस सिक्स प्लस 1 बाई 2। अगेन ये 1 आ रहा है, और 8 वाले से भी आप करोगे तो भी 1 आएगा। ए की वैल्यू इन शॉर्ट 1 बैठेगी। नेक्स्ट बी की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल्स टू 5 से फर्स्ट एक्साइटेड यानी n इज इक्वल्स टू 2 पे करवाना है, तो 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2, 3 इंटू 4 बाई 2 इज 6, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, अब आता है a बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस ए बी बाई ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर। ठीक है, ए डैश जो है वो 2 टाइम्स ए है, बी डैश जो है वो 3 टाइम्स बी। ठीक है, अब ए बाई बी डालिएगा तो कितना आएगा 1 बाई सिक्स प्लस 6 प्लस प्रोडक्ट में करिए 6 4 ए स्क्वायर 4 9 बी स्क्वायर, बी कितना है, बी है आपका 6 36 राइट, 9 चौक 36 9 4 36 36 36 इंटू 6 कर दीजिए ना, बस इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो मेरे हिसाब से, ना तो कर ही देंगे सॉल्व ना। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस आपका 1 बाई 216। ठीक है, तो इसको जब आप लीजिएगा एलसीएम तो देख लीजिए कितना है, 3108 3139 36 66 36 इंटू 6 राइट, 36 प्लस 1 6 प्लस 37 बाई 6। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी बता देता हूँ, ये फॉर्मूला बेस्ड था, बट शुरू में एक चीज़ सोचना था कि 7 से 8 करवाएं या 7 से 6 करवाएं, जब दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है तो कोई भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वांटिटी कैलकुलेट करने बोला था, मॉडरेट अराउंड नियर टू 7 7 के नियर आएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, क्वेश्चन देखने में लेंदी बनाया गया है, बड़ा बनाया गया है, खूंखार बनाया गया, बट व्हेन भी जब हम कॉन्सेप्ट में जाते हैं, जब क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला लगाते हैं, धीरे धीरे हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं है, और बट कॉन्सेप्चुअल है, आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाने में, उसको फिनिशिंग देने में बहुत अच्छे हैं ना, पॉलिशिंग में बहुत अच्छे। तो बस और क्या है, आप तीनों एग्जाम के हिसाब से देख लीजिए, इसका ये नीट का सी में रखिए, एडवांस के हिसाब से मॉडरेट टू मॉडरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, दो मेटालिक सरफेसेस हैं, इसका वर्क फंक्शन φ1, इसका वर्क फंक्शन φ2, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है फोटोन कह लीजिए म्यू फ्रिक्वेंसी का है, यहाँ म्यू डैश फ्रिक्वेंसी का है, और ये म्यू डैश दिया हुआ है 4 में, है ना। इसके बाद आपको कह रहे हैं दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, इस केस में जो आपका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है वो दिया गया है 5 टाइम्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 2। इन सब का यूज करके आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालना था, और फिर वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन बन जाएगा। केस 1 में देखिए, के मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5 हम करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट केस में क्या होगा, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5 1। ठीक है, वैसे केस 2, केस 2 क्या आएगा, ये पहला आ गया है ना, ई वी नॉट टू एच न्यू नॉट न्यू डैश है ना माइनस 5 2, सेकेंड इक्वेशन
डिवाइडिंग 1/2 क्या मिलेगा 5 इज इक्वल्स टू, क्योंकि अच्छा चलिए एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ, इसके बहुत स्टेप में स्किप कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं स्टेप बढ़ा देते हैं। एच न्यू -5 बाई, अब यहाँ पे तो डाल ही सकते हैं तो कि ये यहाँ से 5 आ गया 20 ठीक है 19 है ना, क्या था 19 एच न्यू इज इक्वल्स टू आपका आ रहा है 5/2 -5। यही क्वेश्चन बनता है क्योंकि पिछला स्लाइड में देख नहीं पाता तो मैं इधर देख लेता हूँ क्योंकि हमारा सॉल्व है ना क्वेश्चन, तो कहाँ तक हम प्रोसेस ले रहे हैं वो देख सही जा रहे हैं अपन, है ना। अब यहाँ पर एक और है, ठीक है, दोनों तरफ आप एच से प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड मारिए, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए था वर्क फंक्शन में और आपके फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, उसी में मिल जाएगा, वर्क फंक्शन के हिसाब से ही मैनिपुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आप जब प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1 -2 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन। वर्क फंक्शन ये भी रिलेशन चलेगा, ये भी चलेगा, एच ऐसे एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो अगर वो रिलेशन में आ भी जाता है तो अगर हमने कहा भी है कि वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी के बीच में निकालिए तो प्लैंक कांस्टेंट आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो कांस्टेंट ही है ना, वैल्यू कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट, दिक्कत नहीं होता, ठीक है। यही रिलेशन यहाँ बैठेगा, डिफिकल्टी मैं रेट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट आसान था, कैलकुलेशन भी ठीक थी, बहुत पंगे थे नहीं, इजी टू मॉडरेट। इन दोनों में टू मॉडरेट, एडवांस इजी प्रॉब्लम, ठीक है। डिफिकल्टी ओवरऑल 5/10, ठीक है, 5 से नीचे वाला नहीं रहता सवाल, तो आज का सेशन यही था, हमने डिस्कशन कर लिया, जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उस पर डिस्कशन कर लिया, ठीक है। आने वाले क्लासेस में हम और एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे और सेकंड चैलेंजिंग टेस्ट के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की फर्स्ट क्लास कल हो गई थी, सेकंड क्लास हम प्लान कर रहे हैं, सेकंड क्लास में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। मैंने वीक में कहा था 2 क्लासेस, लेट मी सी, अगर 3 हो पाएगा 3 ले लेंगे, अदरवाइज 2 ही कंटिन्यू करेंगे और साइड में कुछ और भी एटॉमिक हो जाए उसके बाद मैं एक और कोई चैप्टर उठाऊंगा, ठीक है, ओके। देखते हैं फिजिकल का ही कोई उठा लेंगे, इससे सोल्यूशन हो गया, मोल हो गया, आपका थर्मो हो गया, इक्विलिब्रियम, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक टेबल है, कोऑर्डिनेशन है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी बहुत सारे हैं, क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस है, पीएनसी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, केटीजी थर्मोडायनामिक्स, ठीक, थर्मल फिजिक्स, बहुत सारे हैं सेगमेंट, कोई भी उठा लेंगे, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपन, और अच्छे से रिवाइज करिए और क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे अभी आप अपना मैच कर लेंगे कितना आप सही कर पाए, और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर डुएबल था, कठिन नहीं था मेरे हिसाब से। केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन में और ज़्यादा फंसाया था, बट वहाँ पर कैलकुलेशन में फंसाया था, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कैलकुलेशन में फंसाया था। E/60 में कॉन्सेप्ट्स काफ़ी आसान थे, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आसान है, बट यहाँ पर हमने थोड़ा लेंथ बढ़ा दिया, जैसे वहाँ पर कैलकुलेशन का लेंथ बढ़ाया था, यहाँ पर आपका मैनिपुलेशन का लेंथ थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा सा ग्राफ वगैरह का सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स फ्रेम्ड हो गया, फिर आपका स्पेक्ट्रल लाइंस में एक्साइटेड स्टेट अगर नहीं पता होता तो थोड़ा सा कठिनाई होती, और आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या बोलते हैं
बेसिक्स नहीं पता होता। फर्स्ट क्वेश्चन वाज डैम गुड, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड वाज डैम गुड, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाज तब भी ठीक ठाक, बट फर्स्ट सेकंड काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में भी आपका डायरेक्ट तीन चार पांच कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट। आपका कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन फ्रेम्ड है, एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है। अगर मैंने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम लिया है तो उसमें मैंने दोनों कॉन्सेप्ट यूज करवा दिए। एक आपका कौन सा सीरीज होगा, वेवलेंथ रेंज किस रीजन में लाई करेगा ये स्पेक्ट्रम के, फिर स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला। एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हैं, तो मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड एक प्रॉपर रिवीजन। मतलब अगर मैं बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स का, अगर मुझे एक बोलते हैं लिटमस टेस्ट लेना, वो 5 सवाल आप कर दीजिए। अगर आप वो 5 सवाल कर दिए तो ऑलमोस्ट आपके केमिकल काइनेटिक्स अच्छे लेवल पे है। वैसे ही इसका जो मतलब चैलेंजिंग टेस्ट का एक सिंपल सा मतलब है, अगर आपने वो कर दिया, उसमें आपने क्वेश्चंस को कर दिए 30 मिनट्स में, वो कंप्लीट कर लिया अच्छे से, सही सही, तो आप समझ लीजिए आपका चैप्टर अच्छे लेवल पे है। अच्छे लेवल पे, मल्टी कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत अच्छा है। आप नए नए फ्रेम्ड क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर joining us. We'll see you in the next session, and एग्जिट करते हैं यहाँ पर, है ना। सो लेट्स अगेन फ्रॉम लास्ट सेशन हमने शुरू किया था, 1 2 3 एग्जिट।